अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रोग्रामिंग की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है, एक्चुअली ये लास्ट टॉपिक है कंडीशनल स्ट्रक्चर का, जो कि है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली अल्टरनेटिव होता है लैडर इफ का। लैडर इफ में क्या होता है, इफ़ एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, और एंड पे हमारे पास एल्स आ जाता है, यानी जहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। तो स्विच केस में भी हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी और उन मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ज़ाहिर है जिसके लिए कंडीशन ट्रू होगी वो वाली स्विच स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो स्विच को आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे हमारे घर में स्विच बोर्ड लगे हुए होते हैं और उस पर मल्टीपल जो है वो बटन्स होते हैं, और हर बटन का कोई ना कोई एक ख़ास पर्पज़ होता है। कोई एक बटन जो है वो फॉर एग्जांपल लाइट ऑन करने के लिए होता है, दूसरा जो है वो फ़ैन के लिए होता है, तीसरा आप कह लो कि ज़ीरो लाइट के लिए होता है। तो इस तरह हम कोई एक स्विच प्रेस करते हैं और उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो भी टास्क होना होता है वो टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्विच का सिंटैक्स किस तरह का होगा। यहाँ पे हम स्विच का कीवर्ड लिखते हैं जो कि हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड है, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में वो चीज़ आएगी कि आप कह लो कंडीशन आएगी जिसको हमने हर दफ़ा मैच करना होगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और लफ्ज़ लिखते हैं केस। केस जो है अगेन हमारे पास एक कीवर्ड है, ये ऐसे ही लिखा आएगा। केस लिखने के बाद हम कांस्टेंट 1 या वैल्यू 1 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब अभी तो सिंटैक्स है ना, यहाँ पे हमने कांस्टेंट 1 लिखा। इसका क्या मतलब होगा कि एक्सप्रेशन में हमने जो भी एंटर किया है ना उसको इस वैल्यू के साथ मैच करना है, और ये हमारा क्या होगा, पहला केस होगा। उसके बाद उस केस में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और ब्रेक होगा। अब ब्रेक जो है अगेन एक कीवर्ड है। अब इसका क्या पर्पज़ है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहाँ पर हमने जो भी एंटर किया वो इस केस के साथ मैच हो जाता है और हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्विच से बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने के बाद ठीक है, आगे फिर हम गेट सी एंड पे जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे और हमारा प्रोग्राम जो एंड हो जाएगा। इन केस हमने एक्सप्रेशन में जो एंटर किया है वो इस वाले केस के साथ मैच नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट वाले केस पे आ जाएंगे। फिर केस ट्रू के साथ चेक किया जाएगा। अगर वहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो उसको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज वहाँ से भी हम बाहर आ जाएंगे। इसी तरह हम जितने मर्जी यहाँ पर केसेस बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा के केस कांस्टेंट n, यानी n नंबर ऑफ केसेस या n नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो आप लोग लिख सकते हो। और उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए और ब्रेक। अब यहाँ पर आगे जगह नहीं थी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आएगी डिफ़ॉल्ट वाली। अब डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती हैं, जब इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है। अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, सारे केस जो है फेल हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट वाली। यानी आप कह सकते हो कि लैडर इफ़ का ये अल्टरनेटिव है। तो हमारे पास ये इफ़ है, फिर एल्स इफ़ है, फिर एल्स इफ है, फिर एल्स इफ है, और जब कोई भी मैच नहीं हुआ तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, एल्स वाला ऑप्शन है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन है ना, या लेबल आप कह लो, ये ऑप्शनल है, इसको आप इस्तेमाल करो या ना करो वो आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों ने इसके जो सिंटैक्स है उसको बहुत ध्यान से रखना है। यहाँ पर जो केसेस होंगे उनके सामने जो सिंबल आएगी वो कॉलन के सिंबल आएगी। ठीक है। और इसी तरह ये डिफ़ॉल्ट भी क्या है जो है, अब डिफ़ॉल्ट वाला कौन सा है, एल्स वाला केस है, तो यहाँ पर भी लास्ट में कॉलन आएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स के बाद जो है वो सेमी कॉलन ही आएगा। ओके, सिंटैक्स हमने स्विच स्टेटमेंट का डिस्कस कर लिया है। अब उसका फ़्लो चार्ट देख लेते हैं कि फ़्लो चार्ट कैसे होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमारे पास केस 1 होगा, यानी कंडीशन 1 होगा, उसको चेक किया जाएगा। अगर ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज़ क्या होगा, नेक्स्ट केस पे चला जाएगा फ़्लो जो है, और वहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन ट्रू होती है तो फिर उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कंडीशन ट्रू होगी। देन अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो इसमें यहाँ पर हमने जितने भी केसेस बनाए हैं वो इसी तरह 1 बाय 1 चलते जाएंगे, और जब कंडीशन ट्रू होती है तो उस
केस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नेक्स्ट वाली। और अगर कोई भी केस की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर n+1 ब्लॉक वाले, यानी टोटल हमने कितने केस बनाए, n केसेस बनाए। यानी n से मुराद है कि n का हमें नंबर नहीं पता, हो सकता है किसी ने 10 केस बनाए हों, किसी ने 15 बनाए हों, किसी ने 100 बनाए हों। तो इसलिए n की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जितने भी केसेस बनाए होंगे अगर वो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो फिर क्या है n+1 वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक कह लो, या डिफ़ॉल्ट अगर हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है। तो यानी बात यह है n+1 से कि आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओगे। तो इस तरह इसका ये फ्लो चार्ट होता है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं ये यही है कि केस 1 की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो धारा ये यहाँ पे नहीं जाएगा, आगे इस केस में आएगा। इसलिए कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके बाद नेक्स्ट केस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो कंडीशन ट्रू होने पे मिल गया है। तो हमने क्या करना है, स्विच से बाहर आ जाना है। अब हम देख लेते हैं कि स्विच में हम स्विच स्टेटमेंट में प्रोग्राम करते कैसे हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है और उसका नाम मैंने नम रखा है, यानी नंबर, एंटर अ नंबर, और सीन के थ्रू उसको क्या करवा लिया है, इनपुट करवा लिया है। अब क्या करना है, मैंने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है। जैसे हम कह सकते हैं कि कंडीशन लगाते हैं हम, पहले हम इफ़ की मदद से लगा रहे थे कंडीशन, अब हम स्विच के कीवर्ड से लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्विच के कीवर्ड लिखूँगी और उसके अंदर मैं क्या लिखूँगी, ये नम वेरिएबल लिखूँगी जिसके साथ मैंने वैल्यू एंटर करनी, कंपेयर करनी है। तो ये मेरे पास नम जो है मैंने इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर लिख लिया, स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, केसेस बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि जब हमने केसेस बनाने हैं तो उसके लिए केस का लफ्ज़ आएगा पहले, ये क्या है हमारे पास एक कीवर्ड है और हमने इसको एज इट इज़ ही लिखना है। केस का कीवर्ड लिखने के बाद आगे हमने क्या लिखना है, कांस्टेंट वैल्यू। मैं यहाँ नंबर में वैल्यूज़ एंटर करना चाहती हूँ कि उन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है आपने। तो ये मेरा पहला केस है, तो यहाँ पे मैं केस 1 लिख रही हूँ, ओके। और यहाँ पर मैंने जैसा कि हमने सिंटैक्स में डिस्कस किया, यहाँ पर कॉलन आएगा। अब केस 1 में मैं क्या कहती हूँ कि अगर यूज़र जो है वो, यहाँ पर यूज़र ने नंबर किया है 1 एंटर, ठीक है, इस नम वेरिएबल में क्या एंटर किया है, 1 जो है वो केस 1 से मैच हुआ। तो हमने क्या प्रिंट करवाना है, अब्दुल्ला हैज़ कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क। ये हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेक लगानी है। ब्रेक किस लिए लगाएंगे कि अगर जो है वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे, ओके। तो अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो अब्दुल्ला हैज़ कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यूज़र जो है के मतलब 2 एंटर करता है तो यहाँ पे हमने दूसरा केस बनाया है, केस 2। यहाँ पर यूज़र अगर 1 की बजाय 2 एंटर करता है नम वेरिएबल में, तो फिर हम कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। तो हम कह देंगे अहमद डज हिज डेली वर्क, और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर हमने केस 3 बनाया। यहाँ पर अगर यूज़र जो है वो 3 एंटर करता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट में, कि मलिक अब्दुल्ला जो है वो बायो के स्टूडेंट हैं। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लग गई। उसके बाद केस 4 बनाया हमने कि यूज़र अगर वैल्यू 4 एंटर करता है नम में तो सी आउट में क्या प्रिंट होना चाहिए कि समन एंड हबीबा आर डूइंग ग्रेट जॉब, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक। और अगर यूज़र 1 2 3 4 में से कुछ भी एंटर नहीं करता तो फिर यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लिखने लगी हूँ, आगे जगह नहीं है। हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वाले स्टेटमेंट में आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट वाले लेबल में। और डिफ़ॉल्ट वाले लेबल में आके हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सी आउट
अदर क्लास इज हैविंग रेस्ट। तो सिचुएशन एक्चुअली इस वक्त क्लास की कुछ इसी तरह की है, तो हमने उस सिचुएशन को ही प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो यही वो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं आजकल नहीं कर ही रहे हैं। तो वो मैंने बता दिया कि अगर नम वेरिएबल में 1 एंटर किया जाता है तो अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस बताई जाए, कि अगर 2 एंटर किया जाता है तो अहमद का बताया जाए, 3 एंटर किया जाता है तो मलिक अब्दुल्ला का बताया जाए, और अगर 4 एंटर किया जाता है तो समन और हबीबा का बताया जाए। और अगर 1 2 3 4 में से कोई भी वैल्यू एंटर नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट में आके बता दो कि बाकी क्लास जो है वो आराम कर रही है, मज़े कर रही है, और ये सारा आराम जो है इनका पेपरों में तबाह हो जाएगा। उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कुछ इसकी ट्रिकी चीज़ें देख लेते हैं कि जो कि अमूमन इस लेवल पे आप कह लो या अमूमन बच्चों को पता ही नहीं होती हैं, क्योंकि हमेशा से स्विच स्टेटमेंट को भी बड़ा सिंपल ही पढ़ते आ रहे हैं लोग, बस इसी तरह पढ़ लिया। अब वाइवा में या इंटरव्यू में पूछ लिया करते होते हैं कि यहाँ पर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाएं तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेक यूज़ नहीं करते तो एक्चुअली क्या होगा कि अगर यूज़र एंटर करता है 1, ठीक है, तो क्या मतलब 1 एंटर किया वेरिएबल में, तो 1 के साथ मैच हुआ, तो क्या प्रिंट हुआ, अब्दुल्ला हैज़ कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क। तो पहले हमने क्या लगाया हुआ था, ब्रेक लगाई हुई थी। कंडीशन वो ब्रेक इसलिए लगाई थी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको ट्रू करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाना है। तो फॉर एग्जांपल एंड पे यहाँ पे हमारे पास गेट सी स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और प्रोग्राम जो है एंड हो गया अगर हमने ब्रेक लगाई हुई है। लेकिन अगर हम ब्रेक नहीं लगाई हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर नहीं आ रहे। तो उसमें क्या होगा कि पहले ये स्टेटमेंट मतलब आउटपुट में आएगी, प्रिंट होगी, उसके बाद हम दूसरे केस में भी एंटर हो जाएंगे। ठीक है, पहले के लिए कंडीशन ट्रू हुई तो बस पहले की ही चेक होनी है, उसकी चेक हुई, उसकी ट्रू हो गई, आगे ब्रेक नहीं है उसको बाहर निकालने के लिए, तो क्या करेगा, केस 2 में एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर वो इसको केस 2 के साथ मैच नहीं करेगा बल्कि वो डायरेक्ट उसके अंदर जाएगा और अहमद डज हिज डेली वर्क जो है वो एग्जीक्यूट करवा देगा। तो यानी ये दोनों भी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। इसलिए अगर मैं हर एक स्टेटमेंट में से ब्रेक ख़त्म कर देती हूँ, ब्रेक का कीवर्ड, तो इसी तरह होगा, पहले के साथ कंडीशन मैच होगी और उसके बाद नेक्स्ट सारी स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट में आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने ना प्रोग्राम रन करके एक दफ़ा देख लेना है। अच्छा, अब ये है कि ये जो हमारा स्विच है, यहाँ पे जो नम लिखा हुआ है, हमने जब सिंटैक्स देखा तो हमने कहा कि यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ तो आप सिर्फ वेरिएबल लिख लो या कांस्टेंट लिख लो या वेरिएबल प्लस कांस्टेंट लिख लो, यानी दरमियान में कोई ऑपरेटर भी होना चाहिए। अब आपने ये बात याद रखनी है कि इस स्विच एक्सप्रेशन में कभी भी आप फ्लोट वैल्यू जो है वो एंटर नहीं कर सकते। मतलब आप कोई सा भी प्रोग्राम लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नम वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे नहीं कर सकते, नहीं। स्विच का कीवर्ड जो है वो फ्लोट को और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वैल्यू फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सिर्फ इंटीजर वेरिएबल वैल्यू एंटर कर सकते हैं या हम करैक्टर वैल्यू एंटर कर सकते हैं। स्विच जो है बस इन दोनों को ही सपोर्ट करता है। अच्छा, तीसरी बात, अब हमने कहा कि यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और प्लस ऑपरेटर। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि a+1 या a+b, ये दोनों ही क्या है, मेरे एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर मैं ये लिखती हूँ, ये भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। इस वाले एक्सप्रेशन में वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों वेरिएबल हैं और साथ में ऑपरेटर है। इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों ही कांस्टेंट हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी दोनों कांस्टेंट है और दरमियान में क्या है, ऑपरेटर है। तो यानी एक्सप्रेशन उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और साथ में कोई ना कोई ऑपरेटर लाजमी होगा। अब हमने बात की कि यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल नम में मैंने वैल्यू एंटर की है 0, ठीक है, और एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा हुआ है, नम +1। तो इससे क्या होगा, नम में वैल्यू है 0, 0 + 1 तो 1,
आ जाएगा आंसर, और वो 1 क्या होगा, केस 1 के साथ मैच होगा। ठीक है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ नम वेरिएबल में वैल्यू एंटर करती हूँ 4। ठीक है, तो 4 + 1, अब ज़ाहिर है ये पूरा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, इवैल्यूएट होगा। 4 + 1 5। अब देखो 5 के लिए हमने कोई केस नहीं बनाया, तो इसलिए वो पहले केस 1 के साथ उसने मैच करना, नहीं मैच होगा। 2 के साथ करेगा, नहीं मैच हुआ। 3 के साथ, 4 के साथ किसी तरह भी मैच नहीं हुआ, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारी 5 है। तो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वाले केस में आ जाएगा और वहाँ पर आके उसकी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह आपने ये थोड़े बहुत इस पर एक्सपेरिमेंट करके देख लेने हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको आउटपुट फाइंड करने वाला भी प्रोग्राम आने हैं। तो उस वक़्त फिर अगर ये चीज़ें ना डिस्कस की हों तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो होप सो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब आपको 1-2 प्रोग्राम देते हैं ताकि आप करके देखिएगा। अब आपने क्या करना है, इनपुट अल्फ़ाबेट करने हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को इनपुट करना है और ये चेक करना है कि वो वोवल है या नहीं है। ठीक है, तो वोवल वाला आई थिंक सो पहले भी आपने क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पे क्या है, आप एक कैरेक्टर वेरिएबल लोगे, उसको इनपुट करोगे और उसके बाद क्या करोगे, आपने केसेस बनाने हैं। और केसेस आपको पता है कि कौन कौन से बनेंगे, A-E-I-O ये हमारे पास जो है 5 वोवल हैं। अब आपने यहाँ पे ये मान रखना है कि चाहे तो कैपिटल अल्फ़ाबेट एंटर किए जाएं या स्मॉलर अल्फ़ाबेट एंटर किए जाएं, होता तो वो वोवल ही है। तो आपने इन दोनों सिचुएशंस के लिए केसेस बनाने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने कैपिटल जब एंटर किया तब तो वो वोवल डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जब हमने स्मॉल a डिस्प्ले किया तो वो ना करें। तो इसलिए आपने यहाँ पे दोनों के लिए केसेस बनाने हैं। तो आप इसको करके देखिएगा। उसके अलावा आपने इनपुट करने हैं नंबर ऑफ वीक डे। ठीक है, वीक्स डे यानी हफ्ते के जो दिन होते हैं वो आपने इनपुट करने हैं और उनको फिर 1 बाय 1 आपने डिस्प्ले करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, फ्राइडे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये काम आप लोगों ने करना है और डिफ़ॉल्ट में आप लोगों ने सोच ही लेना है कि वहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे।